तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व बताया था, और उस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में सबसे टॉप पर कौन था भैया? आयरन था, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन थी। सबसे ज्यादा स्टेबल था, सबसे ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी क्या थी? सबसे ज्यादा थी। ठीक है, उसके पीछे और उसके आगे जाने पर आपकी स्टेबिलिटी क्या होती थी? लगातार कम होती थी। इस कर्व में दो चीजें आपके सामने निकल के आएंगी, एक होगा न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा होगा फ्यूजन। फ्यूजन हमेशा छोटी न्यूक्लियस के साथ होता है, जैसे ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम, ये दोनों मिलकर के हीलियम बनाती है, और हीलियम बनने के दौरान में बाइंडिंग एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंज आता है, जो कि हमें बाहर की तरफ मिलती है। ठीक है भैया, इसे फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। यहां पर हीलियम बनता है और हीलियम के साथ बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है, साथ में हिट होता है। ठीक है भैया, लेकिन जब मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूं, राइट की तरफ जाता हूं, तो यूरेनियम सबसे ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, लेकिन यूरेनियम जुड़ नहीं सकता है भैया, लेकिन टूट सकता है। उसे फिजन कहते हैं, जब बड़ी न्यूक्लियस टूट करके जो नई न्यूक्लियस बना रही है वो अलग हो। ठीक है भैया, तो इस प्रोसेस को फिजन कहते हैं। इस दौरान भी एनर्जी निकलती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो जो बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पहले वाले यानी यूरेनियम से क्या होती है भैया? ज्यादा होती है। यानी उन्होंने भी, अगर उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब उन्होंने कुछ एनर्जी को रिलीज किया होगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस से लिखिए फटाफट जल्दी से। लिखिए भैया। हाँ? उसी के बाद ही है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व लेकर आया था ना, निकल आया था। पॉइंट नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में लिखिए, लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। लिखिए द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैन बी यूज्ड, the binding energy curve can be used to explain nuclear fusion and fission, nuclear fusion and fission। पहले लिखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, पहले लिखिए न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, when two light nuclei combine, light when two light nuclei, light है LIGHT, light हल्के, light nuclei combine to form a heavy nucleus, heavy nucleus of large binding energy, of large binding energy. This process is known as nuclear fusion, nuclear fusion। जब दो हल्की न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ी न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई जब दो हल्की न्यूक्लियाई मिलकर के एक बड़ी न्यूक्लियस बनाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया? फ्यूजन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? उन दोनों से ही ज्यादा होती है। एग्जांपल लिखिए भैया, एग्जांपल लिखिए, H2 H2 H12 बराबर में He24 बन गया, साथ में बहुत बड़ी एनर्जी निकली, और ये एनर्जी क्या होगी? डेल्टा MC स्क्वायर के बराबर होगी। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया।
डेल्टा एम कैसे निकलेगा ना, पता है आपको? इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से घटा दो, इसके मास में से। ठीक है। सेकंड है न्यूक्लियर फिजन। सेकंड, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर, स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, फॉर हैवियर न्यूक्लियाई देन द मिडल वन, देन द मिडल वन, देन द मिडल वन। कह रहा भैया कि जो हैवियर न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम था, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भैया? कम होती है बीच वालों से। बीच में कौन था? तो इंडियम था, बहुत सारी चीजें थी ना, आयरन वगैरह था। तो बीच वाली से यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है पता है आपको? क्योंकि उसमें रिपल्शन हो जाता है। साइज बड़ा होने के साथ साथ क्या होता है? वहां पर रिपल्सिव फोर्स हो जाता है, जो न्यूक्लियस को स्टेबल नहीं रहने देता। ठीक है, लिखिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई देन द मिडल वन, दैट इज हैवियर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल, दैट इज heavier nuclei, that is heavier nuclei are less stable। अगले आंसर लिखिए, अगले आंसर लिखिए। when a heavier nucleus, when a heavier nucleus split into lighter nuclei, when the heavier nucleus split into lighter nuclei, lighter nuclei, comma, the binding energy per nucleon change, the binding energy per nucleon change 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट टू 8.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। कह रहा भैया पहले इतनी होती थी 7.6, बाद में जब वो टूटी तो कितनी होगी उनकी? 8.4। मतलब उन्होंने रिलीज की एनर्जी। ठीक है भैया, फुल स्टॉप। ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी, ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी, ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी of the product nuclei, greater binding energy of the product nuclei result in the liberation of energy, liberation of energy, nuclei result in the liberation of energy। कह रहा है भैया जितनी बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? वहां से एनर्जी निकलेगी। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हो भैया? कि उतनी ज्यादा एनर्जी उसने क्या किया भैया? रिलीज किया। समझ गए? आगे देखिए। दिस इज व्हाट हैपन, दिस इज व्हाट हैपन्स इन द न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी में दिस इज व्हाट हैपन्स इन द न्यूक्लियर फ्यूजन, in the nuclear fission, which is the basics, which is the basics of the atom bomb, of the atom bomb, which is the basis of the atom bomb। ठीक है भैया? चलो ये समझ गए भैया? एक बार पढ़ लो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर, जल्दी से फटाफट।
क्या मतलब भैया, फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेशन होता है और फिजन में आपको पता है 7.6 से 8.4 पे ही हो रहा है। तो 7.6 से 8.4 में कितना डिफरेंस हो गया, 0 पॉइंट क्या हुआ, 0.8 का ही तो हुआ, 0.8 का मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का चेंज हुआ है, मतलब उसमें इतनी एनर्जी निकली है। किसमें, फिजन में। फ्यूजन में भैया 5.67 के आसपास का चेंज आता है, तो मतलब इतनी सारी एनर्जी फ्यूजन में निकलती है। ठीक है भैया। और ये ऐसे प्रोसेस है दोनों की अभी इनमें हम फ्यूजन को ही नहीं संभाल पाते, फ्यूजन तो छोड़िए, अभी जो हमारी साइंस है वो केवल फ्यूजन प्रोसेस को भी नहीं संभाल पाती। ठीक है, फ्यूजन तो छोड़ दीजिए, फ्यूजन तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो लिखिए, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। देखिए भैया, अभी मैंने आपको बताया, या इतने दिनों से मैं यही बताया भैया कि कौन सी न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होती है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है भैया, ज्यादा होती है ना। जिसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस क्या होगी, ज्यादा स्टेबल। अब थोड़ा और आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा एक और फैक्टर होता है जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताता है, और वो है भैया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। अगर किसी भी एटम के लिए, किसी भी न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, छोटे एटम की बात कर रहा हूं, छोटे जैसे 20 से नीचे नीचे की, जिसका एटॉमिक मास नंबर 20 से क्या होता है, कम होता है, ऐसे न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या होता है भैया, 1 से ज्यादा आता है, 1 से, वो ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। मेरी बात समझिए, देखिए भैया, आपको पता न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। आपको पता न्यूट्रॉन क्यों होता है, रीजन क्या है, प्रोटॉन ही क्यों नहीं होता। न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी क्यों होता है, न्यूक्लियस को क्या जरूरत पड़ी भैया न्यूट्रॉन लाने की, क्या आवश्यकता है। तो भैया देखिए, अगर केवल प्रोटॉन होता तो न्यूक्लियस कभी बन ही नहीं पाती, न्यूक्लियस कभी भी बन ही नहीं पाती। 2 से ज्यादा प्रोटॉन हो तो उनके बीच में केवल रिपल्शन होगा, केवल क्या होगा। लेकिन प्रोटॉन का, सॉरी प्रोटॉन सी है, अब न्यूट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है भैया कि उनके बीच का थोड़ा रिपल्सिव फोर्स क्या होता है भैया, कम हो जाता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, देखिए मैं एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कैसे तो अभी बता दूंगा। ठीक है, एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए 2 बंदे हैं घर में, लड़ाकू, जो हर बात पे लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो उनको संभालने के लिए कम से कम कितने बंदे चाहिए, नहीं अरे फालतू की बात है, नहीं, ठीक है, एक नहीं नहीं नहीं, 2, कम से कम 2, उन दोनों को पकड़ने के लिए एक को एक पकड़े, एक को एक पकड़े। अब मान ले एक को एक अगर मान लीजिए एक ही बंदा बीच में लाए, 2 बंदों के बीच में केवल एक बंदा है, तो क्या होगा, एक को पकड़ लेगा, दूसरा उसमें बचा देगा, है ना। तो इसीलिए दोनों को कम से कम पकड़ने के लिए एक एक बंदे होने चाहिए। तो आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि किसी भी न्यूक्लियस में जिसमें 2 प्रोटॉन है, तो उसमें 2 से ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे, कम से कम 2 न्यूट्रॉन तो होंगे या ज्यादा हो सकते हैं। समझिए भैया, आपने कोई ऐसी न्यूक्लियस देख रखी है जहां पर 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हो, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई न्यूक्लियस बनी नहीं है जिसमें 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हो। हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर या उससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक भैया, अब न्यूट्रॉन के आने से होता क्या, अब ये न्यूट्रॉन के आने से न्यूक्लियस में जो रिपल्शन हो रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, वो क्या होता है, थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको भैया, एक प्रोसेस होता है जो आपके लेवल का नहीं है, ठीक है, जब आप थोड़े आगे पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करोगे और आप बीएससी करोगे तो बीएससी में आती है भैया क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ोगे ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स में लिखा हुआ है कि भैया जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है और कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है। ठीक है भैया, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में एक पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, और उस पार्टिकल का नाम है भैया, बहुत सारे पार्टिकल्स के नाम है, उसमें से म्यूऑन्स नाम का एक पार्टिकल है, पाइजोम, म्यूऑन्स, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और उनके एक्सचेंज की वजह से क्या होता है भैया, न्यूक्लियस क्या होती है, स्टेबल रह पाती है। अगर एक प्रोटॉन, एक पार्टिकल हमेशा प्रोटॉन बन के रहेगा, तब भी आपकी न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो पाएगी।
खैर ये आपके लेवल का नहीं है, आप जब पढ़ोगे थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ऐसी भी चीजें होती हैं। आप कई सारी चीजों को जो सही समझते हो वो होता ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है केवल आपको बताया जा रहा है होता है, क्यों होता है, तो भैया ये तो भैया क्वांटम लेवल की बात है, ठीक है भैया। और क्वांटम लेवल की बात है भैया, एकदम दिमाग को ना, मैं बता रहा हूं आपको, क्वांटम मैकेनिक्स की बुक अगर आपके हाथ में आ जाएगी ना तो आपको अपना लेवल पता लग जाएगा, ठीक है, कि दुनिया में जितनी भी चीजें है ना सब बेकार है, सस्ती है उसके आगे। बहुत तगड़ी फिजिक्स होती है क्वांटम लेवल की फिजिक्स, ठीक है भैया। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है भैया, सेकंड ईयर में आएगी, सेकंड ईयर में पढ़ोगे अगर आप बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करते हो तो, वैसे कोई नहीं करता, ठीक है। पास होना होता है तो वो केमिस्ट्री ऑनर्स कर लेगा या मैथ्स ऑनर्स कर लेगा। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के बहुत रेयर बच्चे दिखते हैं, और जो करता भी है तो नहीं, ऐसे नॉर्मली में तो बुक ले ले, क्या दिक्कत है, समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन फिर नहीं नहीं, अब हमने, मैं कब कब पढ़ी थी पता तुझे, आज मेरे को पास हुए 2013, हाँ 2013, 14 में मैंने पढ़ी थी। पास हो गए? हाँ मैं तो पास ही हो गया था यार, मैं तो तेज बच्चा था पढ़ने में। अबे नहीं नहीं, पढ़ी तो है बुक लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते भैया, तो न्यूक्लियस की छोटी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है भैया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 से ज्यादा आता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज्यादा कब आएगा, जब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा, और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो छोटी न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो वो न्यूक्लियस किस कैटेगरी में आएगी, स्टेबल कैटेगरी में। क्या आएगी, ठीक है भैया। 1 के बराबर आता है तो वो न्यूक्लियस थोड़ी सी क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन जब मैं बड़ी न्यूक्लियस की बात करता हूं तो बड़ी न्यूक्लियस की कंडीशन में क्या होता है भैया, कि इतने सारे न्यूक्लियस आते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.6 के ऊपर जाने के बावजूद भी न्यूक्लियस आपकी स्टेबल नहीं रह पाती। रीजन पता क्या, यहाँ पर दूसरा रीजन आ गया। यहाँ पर रीजन है भैया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है भाई, बहुत कम हो जाता है। मेरी बात सुनिए, देखिए भैया, छोटी न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन अपॉन में प्रोटॉन का रेशियो 1.1 से ज्यादा आ जाए तो वो स्टेबल मानी जाती है। ये 20 के अंदर अंदर की बात कर रहा हूं, 1 से 20 के अंदर की बात कर रहा हूं। 20 से ऊपर जब जाते हैं तो 1 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए इसकी, 1 से मतलब 1.5 के आसपास ये होता है, 20 से लेके 80 तक कि जो भी आपकी न्यूक्लियस होती है अगर उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो जो होता है वो 1.5 के आसपास अगर आता है, समझ गए भैया, मतलब 15 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन पे, 1.5 का मतलब यही हुआ कि 15 न्यूट्रॉन कितने हैं भैया, 10 प्रोटॉन पे। तो ऐसी न्यूक्लियस जिसमें 15 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन के ऊपर है तो वो भी क्या होगी, स्टेबल मान जाती है। लेकिन ये 80 तक ही वैलिड है। लेकिन जब मैं 80 के ऊपर चले आता हूं ना तो भैया कोई भी रेशियो वो अनस्टेबल ही रहेंगी। रीजन यही है कि वहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है भैया, बहुत कम हो जाता है। एक तो न्यूक्लियस बड़ी हो जाती है, बड़ी साइज की आती है, वहां पर न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भैया, वैसे ही वीक हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होता है और न्यूक्लियस क्या हो चुकी है भैया, बड़ी हो चुकी है, ठीक है भैया। तो मास इफेक्ट होता है लेकिन वो रिपल्सन ज्यादा हो जाता है वहां पर इस केस में। तो इसलिए न्यूक्लियस क्या होती है भैया, अनस्टेबल। बहुत सारे नंबर हो गए, सबके हिस्से में कम कम एनर्जी आएगी ना, सबने कम कम एनर्जी दी है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी बड़ी न्यूक्लियस क्या होती है, अनस्टेबल ही रहती है। तो लिखिए भैया थोड़ा सा देखिए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और लिख दिया टॉपिक। सम आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, सम आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, some isotopes of an element may be stable while the some others may be unstable. While the others may be unstable, full stop. A stable nucleus maintain its a stable nucleus maintains its constitution all the time, जो स्टेबल होता है भैया उसके अंदर जितने भी पार्टिकल है ना वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं,
4 रहेंगे न्यूट्रॉन, 1 रहे 2 रहेगा प्रोटॉन तो चलेगा, वो हमेशा एक जैसे ही रहेगा, उसके अंदर नंबर चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको डीके होने की जरूरत ही नहीं है। जो डीके नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो उसके अंदर वो नंबर क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। लिखिए फुल स्टॉप। एन अनस्टेबल न्यूक्लिड एन अनस्टेबल न्यूक्लिड NuClide न्यूक्लिड, इसी में लिखिए एन अनस्टेबल न्यूक्लिड स्पॉन्टेनियसली अपने आप, ठीक है, emits a particle and transforms itself into a new nucleid full stop। भैया जो स्टेबल होता है तो नंबर चेंज करते ही नहीं है, प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन जितने कोई दिक्कत ही नहीं है, ये स्टेबल हूं मैं तो। लेकिन जो अनस्टेबल होते हैं तो अपने अंदर से क्या करते हैं, पार्टिकल को एमिट करते हैं और एक नई न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होती है भैया, स्टेबल होती है। क्या होती है, ठीक है भैया, फुल स्टॉप। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लिड्स, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लिड is connected to the relative number of neutrons and protons, connected to the relative number of neutrons and protons present in the nucleid, हाँ, मतलब न्यूक्लियस को न्यूक्लिड कहते हैं, ठीक है, ठीक है। एक लाइन बना रहा हूं मैं, ठीक है, और ये है ऐसा ग्राफ है ये, प्रोटॉन देखिए भैया, ओए ये ग्राफ है जिसका एक्स एक्सिस प्रोटॉन को बता रहा है और वाई एक्सिस बता रहा है भैया, और ये बता रहा है भैया स्टेबल न्यूक्लियस। क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस। जो इस लाइन पर रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। क्या रहेंगी, स्टेबल, जो इस नई लाइन पर रहेंगी। तो भैया मैं यहाँ पे बहुत सारे डॉट बना रहा हूं, डॉट का मतलब समझ रहे हो भैया, ये न्यूक्लियस है जो कि इस लाइन पर आ रही है और वो सब क्या है भैया, स्टेबल है। क्या है, समझिए इसको भैया, समझ में भी नहीं आता देखने पे, स्टेबल है। और ये मामला चलता जाता है 30 तक लगभग। ये बता रहा है कि भैया न्यूट्रॉन अगर स्लोप ऐसा जा रहा है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या है भैया, लगभग 1 के आसपास है, ठीक है भैया। और ये छोटी न्यूक्लियस है 30 तक क्या है भैया, स्टेबल ही मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, और उसके बाद ये रेशियो क्या होता है भैया, आगे जाता है। जैसे मैं 30 के ऊपर जाता हूं तो आप देखोगे 30 के ऊपर जाते के साथ ही जहां पर 30 प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं वहां पर एकदम से ही बड़ा उछाल आता है किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या में। समझ गए भैया, न्यूट्रॉन की संख्या में क्या होता है, एकदम से क्या होता है, बहुत बड़ा उछाल आता है। ये मतलब मैंने यहाँ पे बहुत सारे बना दिए, ठीक है, इधर की तरफ थोड़ा शिफ्ट होता है ये मामला, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है न्यूट्रॉन। ये बता रहा है भैया न्यूट्रॉन क्या है भैया, इनमें ज्यादा है।
हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब इधर की साइड शिफ्ट हो गया तो मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा है, और इधर की तरफ तो बराबर ही है, इस लाइन पर है तो दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं 30 के ऊपर जाता हूं तो आप देखोगे भैया ये लाइन का साथ छूट जाता है। तो लाइन के साथ क्या होता है भैया, छूट जाता है, और एकदम से ही प्रोटॉन की संख्या का, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है भैया, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समझ गए भैया? अब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इतने ज्यादा बढ़ गए, मतलब कि 40 पे कितना लेंगे, 110। समझ गए? ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कम रहेंगे भैया, और न्यूट्रॉन की संख्या तो इतनी ज्यादा बढ़ेगी पूछो मत, ताकि क्या करे भैया, न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर ले। अरे हो गया, ये प्रोटॉन ही तो है सब, ये प्रोटॉन 60 है तो ये 120, ऐसे ऐसे, समझ गए? ऐसे बताने की कोशिश की गई है। समझ गए? ग्राफ का मतलब समझ में आया? देखिए स्टार्टिंग में रेशियो बराबर था, जैसे 30 के ऊपर मामला हुआ तो न्यूट्रॉन क्या हो गए 60, प्रोटॉन क्या हो गए 40, कम ही है। ठीक है भैया, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी 30 के बाद कम बढ़ती है, और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है एकदम से। ठीक है भैया, फटाफट लिखिए, बनाइए ग्राफ, उसके बाद इस ग्राफ के बारे में लिखवाते हैं। हाँ, प्रिंट आउट भी निकल सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया ओरिजिनल बुक लोगे तो सारी चीजें प्रिंट आउट एकदम क्लियर रहता है, प्रिंट क्लियर रहता है। दूसरी बात यह है कि प्रिंट आउट में ना, जब आप प्रिंट आउट को बाइंडिंग कराते हो ना, तो उसमें पेज आधे आते नहीं, आधे नहीं आते, बीच वाले का खोलने में दिक्कत होती है। स्टेबल न्यूक्लियस लिखिए भैया, लिखिए, द न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ इज कॉल्ड, द न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ इज कॉल्ड the neutron proton is graph is called nuclidic chart, न्यूक्लिडिक चार्ट, और सेग्रे चार्ट, सेग्रे SEGRE, सेग्रे चार्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस ग्राफ रिवील्स द फॉलोइंग, दिस ग्राफ रिवील्स द फॉलोइंग, दिस ग्राफ रिवील द फॉलोइंग important feature, reveals important features. First लिखिए, the stable nucleids lie on, कौन है, मत कर भाई मत कर, the stable nucleids lie on well defined narrow band, narrow band, and the unstable nucleids, and the stable nucleids lie on well defined narrow band, and the unstable nucleid lie above this band, above this band। ये इस बैंड की बात हो रही है भैया, ठीक है, लाइन जो खींची है मैंने। ओए देखिए भैया, सेकंड पॉइंट, द लाइट स्टेबल न्यूक्लिड्स, द लाइट स्टेबल न्यूक्लिड्स, द लाइट स्टेबल न्यूक्लिड्स, द लाइट स्टेबल न्यूक्लिड्स tends to lie on the line n बराबर में z, n बराबर में z, n बराबर में z, full stop। These nuclei have same number of protons and neutrons, these nucleids have same number of neutron and proton, so n by में z equals to 1, so n by में z equals to 1। ठीक है, तो जो छोटी न्यूक्लियस होती है उसमें n बाय में z की वैल्यू अगर 1 भी आ जा रही है तो भी क्या होगी, वो स्टेबल ही मानी जाएगी। आगे लिखिए, हाँ, थर्ड पॉइंट, द रेशियो n बाय में z इंक्रीज, द रेशियो n बाय में z इंक्रीजेस
for heavier nucleides, the ratio n by z increases for heavier nucleides and become 1.6 and become 1.6 for the heaviest stable nucleides. यार भैया जो भारी न्यूक्लियस होती है, जो कि स्टेबल होती है, उसके लिए n अपॉन में z की वैल्यू क्या होती है? 1.6 होती है. फुल स्टॉप. इन हैवियर न्यूक्लियाई इसी में लिखिए, इन हैवियर न्यूक्लियाई कोमा the proton number become large, full stop. The proton repulsions, full stop. The proton repulsions are highly effective, full stop. So stability is achieved by having more number of neutrons than the protons. चौथा पॉइंट लिखिए. फोर्थ ग्राफ. The graph shows that there are no stable nuclei for Z is greater than 83. Full stop. Thus the heaviest stable nuclei for Z is greater than 83. Full stop. Thus the heaviest stable nucleid is bismuth, Bi83-209. कह रहा सबसे हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लिड्स क्या होती है भैया, जिसके लिए n अपॉन में z की वैल्यू क्या होती है? 1.6 होती है. वो होता भी है बिस्मथ 83-209. ठीक है भैया? हाँ 209. ठीक है. हाँ ठीक है भैया. तो इस चीज को ध्यान रखना. अगली क्लास से आपका रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होगा. ठीक है भैया? और एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा. मतलब कल 4 बजे आपको दोबारा आना है. ठीक है भैया? हाँ आगे आएगा ना न्यूक्लियर रिएक्शन में.